गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के लिए फ्रिक्शन और फ्रिक्शन चैप्टर। फ्रिक्शन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फिर फ्रिक्शन आखिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, इसमें मॉडर्न व्यू था, ओल्ड व्यू था। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉज ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको ध्यान से समझना, आखिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, तो इसका वेट कैसे वर्क करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही वर्क करेगा। देन इस वेट का नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। सपोज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे अप्लाई होता है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है आप कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे बोलते हैं, आखिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करूँ तो ये रिजल्टेंट यहाँ आएगा, वो सिंपल सी बात है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहीं बीच में आएगा। सपोज कर लिया कि रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है वो है अल्फ़ा, तो इसी अल्फ़ा को ही बोला गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन निकालनी हो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ से कि द एंगल बिटवीन, यहाँ समझना क्या है, द एंगल between resultant of friction force, limiting friction force and normal reaction with the, ठीक क्या है, the angle of friction। हम ऐसे बोल सकते हैं कि the angle of friction is defined as the angle of resultant of friction force and normal reaction with the normal reaction। कहने का मीनिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जितना एंगल क्रिएट करता है उसी एंगल को ही यहाँ पर बोला गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? इसकी डेफिनेशन आएगी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, इट इज़ defined as the angle of resultant of limiting friction and normal reaction with the normal reaction is called angle of friction। उसे ही हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। फिर से समझ लो क्या बोला गया है कि किस किस का रिजल्टेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जितना एंगल बनाता है उसी एंगल को ही बोला गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकालना है। अगर मैं इसको कंप्लीट करा दूँ तो इसको मैं अगर ओ ले लूँ, ये ए और ये पॉइंट बी, जरा ध्यान से देखो, इन
AOB। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल AOB। AOB ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करा दूँ tan अल्फ़ा, क्या यूज़ करा दूँ? tan अल्फ़ा, देन tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आएगी? AB और बेस क्या आएगा? OA। अब जरा ध्यान से देखो, AB को रिप्रेजेंट कौन करा रहा है? FS। AB को रिप्रेजेंट कौन कराएगा? FS रिप्रेजेंट कराएगा। तो यहाँ से tan अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ से AB के प्लेस पर आ जाएगा FS और OA को यहाँ रिप्रेजेंट करा रहा है कैपिटल R नॉर्मल रिएक्शन। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा FS अपॉन R। इसको हम और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, हम लोगों ने पढ़ा था FS इक्वल टू म्यू एस इंटू R, ये फॉर्मूला पढ़ा था। देन तो यहाँ से म्यू एस इक्वल टू वैल्यू क्या जाएगी? FS अपॉन R। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर FS अपॉन R की प्लेस पर म्यू एस को पुट कर सकते हैं और म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से हमारा tan अल्फ़ा का एक न्यू फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू एस। तो यहाँ से हमको tan अल्फ़ा के कितने फॉर्मूले निकल के आ गए? अल्फ़ा क्या है यहाँ पर? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहला फॉर्मूला आया हमारा FS अपॉन R, सेकंड फॉर्मूला आया हमारा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू एस। और डेफिनेशन क्या आई? डेफिनेशन आई कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जितना एंगल क्रिएट करता है उसी एंगल को ये बोला गया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देन हमने यहाँ पर लिया इन ट्रायंगल AOB, अप्लाई किया tan अल्फ़ा, देन tan अल्फ़ा इक्वल्स टू AB अपॉन OA। AB अपॉन OA, AB को रिप्रेजेंट कौन करा रहा है? FS। तो AB की प्लेस पर हमने FS पुट करा दिया। R को OA को कौन रिप्रेजेंट करा रहा है? R। तो OA की प्लेस पर हमने यहाँ पर रख दिया कैपिटल R। तो यहाँ से हमारा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया फॉर्मूला FS अपॉन R। देन इसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था? FS इक्वल टू म्यू एस इंटू R। देन FS इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं म्यू एस की वैल्यू फाइंड करूँ तो म्यू एस इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से FS अपॉन R। हमने यहाँ पर FS अपॉन R की प्लेस पर क्या पुट करा दिया? म्यू एस। हैंस tan अल्फ़ा इक्वल्स टू हमारा सेकंड फॉर्मूला निकल के आ गया म्यू एस। तो यहाँ पर तो हमारा कंप्लीट हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। इसका जो फॉर्मूला आएगा एंगल ऑफ रिपोज का, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की तरह ही आएगा, बिल्कुल सिमिलरली वही आएगा, लेकिन बस इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। जैसे सपोज करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। अच्छा, मैं अगर इसी सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन करा दूँ, सपोज मैंने इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करा दिया, तो अभी ये क्या है? बैलेंस कंडीशन में है, नीचे तो स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब कैसे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अगर मैं और इसको थोड़ा और इंक्लाइन करूं तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या कहलाता है कि एंगल ऑफ रिपोज किसी भी इंक्लाइंड का वो मैक्सिमम एंगल होता है जिस मैक्सिमम एंगल पर उस इंक्लाइंड पर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम या बैलेंस की कंडीशन में बना रहे। क्या है? क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है कि किसी भी इंक्लाइंड का वो एंगल है जिस एंगल पर या जिस इंक्लाइनेशन पर उस इंक्लाइंड पर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस कंडीशन में हो, वो स्लाइड ना करे, तो उस मैक्सिमम एंगल को ही बोला गया है एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? द एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो क्या आएगी इसकी डेफिनेशन? पहले है हेडिंग क्या? एंगल ऑफ
रिपोज। डेफिनेशन क्या आएगी? डेफिनेशन आएगी द एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड, द एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड the maximum angle of inclined plane at which a body placed on it just begins to slide or in balanced कंडीशन। क्या बोला गया है? किसी भी इंक्लाइंड का वह मैक्सिमम एंगल जिस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, या तो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करे, क्या हो, या तो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करे या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, तो उसी इंक्लाइंड के एंगल को ही हमने क्या बोला है यहाँ पर? एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो, अगर हमें इसकी डेफिनेशन तो हमें पता चल गई, अगर हमें इसका फॉर्मूला डेरिवेट करना हो, देखो किस तरीके से करेंगे। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये बात हम फोर्स में भी पढ़ चुके हैं, अगर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट बैलेंस कंडीशन में है, किस तरीके से है? अगर वो ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड कंडीशन में है तो इसका मतलब ये होता है उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड होने वाले सारे के सारे फोर्सेस का सम कितना है? 0 है। कहने का मीनिंग हम बोल सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स, सिमिलरली फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। देखो किस तरीके से हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड का एंगल है थीटा, हमें यही थीटा के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है। सपोज इस इंक्लाइनेशन पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, जाहिर सी बात है इसका वेट होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। लेकिन फिर मैंने वहाँ पर आपको ये भी बोला था कि वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होगा, लेकिन जो उस ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन है, वो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगी डायरेक्शन किसकी? नॉर्मल रिएक्शन की। इस ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करने की कोशिश इधर करेगा, तो हम क्या करेंगे? इस mg के कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, सॉरी, अगर क्या है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कंपोनेंट निकालना हमने वेक्टर्स में पढ़े थे कि थीटा के पास वाला कंपोनेंट के साथ में कॉस आएगा और अपोजिट साइड वाले कंपोनेंट के साथ में साइन आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा mg कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर r को कौन बैलेंस कर लेगा? mg कॉस थीटा, या mg कॉस थीटा को r बैलेंस कर लेगा। लेकिन इसको नीचे जो स्लाइड कराने की टेंडेंसी है, इस ब्लॉक में जो नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी कौन ला रहा है? वो टेंडेंसी प्रोड्यूस कर रहा है mg साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स कैसे वर्क करेगा? फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा Fs इस mg साइन थीटा के अपोजिट। अब ये ऑब्जेक्ट कैसी है? बैलेंस कंडीशन में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन बैलेंस्ड कंडीशन। इन बैलेंस्ड कंडीशन मैंने क्या बोला है? अभी भी आपको बताया
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड कंडीशन में है तो इसका मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि mg साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, fs के इक्वल होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली mg cos थीटा की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा mg cos थीटा इक्वल टू R, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा दो, तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराएंगे 1/2, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, LHS साइड के साथ में डिवाइड होगी एंड RHS के साथ में डिवाइड होगी। देन तो यहाँ से आ जाएगा mg साइन थीटा अपॉन mg cos थीटा इक्वल टू fs अपॉन r। mg से mg कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ पर क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू fs अपॉन r। देन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, तो हम यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की प्लेस पर लिख सकते हैं टेन थीटा। देन टेन थीटा इक्वल्स टू fs अपॉन r, और इसी टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया टेन थीटा इक्वल्स टू fs अपॉन r। अब इसके बाद हम लोगों ने सेकंड फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं क्या, कि fs अपॉन r की वैल्यू हमें पता है कि fs अपॉन r की वैल्यू किसके इक्वल होती है, म्यू s के इक्वल होती है। किस तरीके से होती है, किसके इक्वल होती है, म्यू s के इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं fs अपॉन r की प्लेस पर म्यू s, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा म्यू s। ठीक, तो ये आ गया हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया एंगल ऑफ रिपोज की। और डेफिनेशन क्या है इसकी, कि किसी भी इंक्लाइंड का वह मैक्सिमम एंगल जिस मैक्सिमम एंगल पर उस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड करे या फिर बैलेंस कंडीशन में बना रहे, तो हम उस कंडीशन में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, कि जो एंगल होगा इंक्लाइंड का वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखो वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। पहला टाइप हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, उसमें हमने क्या बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसको हमने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर सेकंड था लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि सपोज़ अगर इन केस हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कराते जाएं तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जब वो बॉडी मूव करने की कंडीशन में आ जाए, जस्ट बिगिन टू मूव आ जाए, तब हमने उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स को बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। देन लास्ट था हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको हमने क्या पढ़ा था कि सपोज़ कोई अगर ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो उस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा हम उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन के भी 2 टाइप होते हैं। अब आप खुद सोचो, सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके मोशन करने के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप से मोशन कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो कि ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसको मूव कराना है तो ये इस तरीके से मूव करेगा, मतलब ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। मोशन किस तरीके से कर रहा है, ये स्लाइड करके मोशन कर रहा है। लेकिन सपोज अगर इनकेस कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे मोशन कर रहा है, रोल करके। जैसे कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के व्हील क्या करते हैं, वो रोल करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकंड होता है रोलिंग फ्रिक्शन। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम किसे बोलेंगे, सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो लेकिन किस तरीके से मूव करे, स्लाइड करके मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन में उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स।
सिमिलरली सेकेंड आता है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज रोल कर रहा है, तो रोल करते हुए ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या है? द वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा लेस देन होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन के हमारी लाइफ में बहुत सारी जगह पर यूज भी है कि हम फ्रिक्शन का यूज़ करके हम बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इसके। सिमिलरली एप्लीकेशन के साथ साथ इसके डीमेरिट भी हैं कि फ्रिक्शन से हमें बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मशीनरी हैं जो फ्रिक्शन की वजह से उन मशीनरीज़ की इफ़िशियंसी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें व्हील के लिए या व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स में अगर क्या हो, अगर इनकेस फ्रिक्शन ना हो, जो व्हीकल्स के व्हील्स होते हैं अगर वहाँ फ्रिक्शन को रिमूव करा दिया जाए तो हम ये बोल सकते हैं फिर वो व्हील आगे मूव ही नहीं करेगा, आगे वो व्हील बढ़ेगा ही नहीं, एक ही प्लेस पर रोल करता रहेगा अगर फ्रिक्शन ना हो तो इसके हमारी लाइफ में यूज़ भी है और इसके लिमिटेशन भी है, दोनों हैं, यूज़ भी है एंड लिमिटेशन भी है। तो जहाँ पर लिमिटेशन है वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कराना पड़ेगा, उसको रिड्यूस कराना पड़ेगा। तो इसके रिड्यूस कराने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे होता है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, पहला है, पहले इसको किस तरीके से हम करा सकते हैं डिक्रीज़। फर्स्ट है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सपोज़ हम कोई भी सरफेस अगर यूज़ कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू लेस हो, तो फिर हमें एक ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कैसे हो, स्मूथ हो, जिसकी सरफेस स्मूथ हो, क्योंकि स्मूथ सरफेस के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू लेस होती है। फिर नेक्स्ट है बाय पॉलिशिंग। सपोज़ कोई रफ सरफेस है तो हमें पता है रफ सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हाई होती है, लेकिन हम अगर उसी रफ सरफेस पर पॉलिश कर दें, कोई भी रफ सरफेस है अगर उस रफ सरफेस पर पॉलिश कर दी जाए तो पॉलिश करने पर वो सरफेस स्मूथ बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड आता है लुब्रिकेंट। थर्ड क्या है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब कि ये टाइप के ऑयल्स होते हैं, जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रीस, ठीक, ये डिफरेंट टाइप के ऑयल्स होते हैं, उनको बोलते हैं लुब्रिकेंट। आपने नॉर्मली देखा होगा जितनी गाड़ियों में एक आता है बेरिंग, बेरिंग का नाम सुना है आपने। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो टाइम टाइम पर हमें बोला जाता है कि टाइम टाइम पर ग्रीसिंग करवा लेनी चाहिए। ग्रीसिंग अगर ना करवाई जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ग्रीसिंग ना करवाई जाए तो जो बॉल बीयरिंग होता है वो रफ़ हो जाता है, जिस वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से मे बी वो डैमेज हो सकते हैं। तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू को डिक्रीज़ कराने के लिए उनमें ग्रीसिंग कराई जाती है, जिनको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। तो इसमें थर्ड एप्लीकेशन क्या है, यूज़ ऑफ बाय द एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक। अब यहाँ पर ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब इसके बाद हमें अब करने हैं इसके न्यूमेरिकल्स। देखिए हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे हमें फर्स्ट न्यूमेरिकल बोला गया है, ए ब्लॉक ऑफ मास 25 kg इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या बोला गया है, ए ब्लॉक, क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 25 kg is lying on a rough horizontal surface, is lying on a rough horizontal
सरफेस। फिर है व्हेन ए फोर्स ऑफ 122.5 न्यूटन, व्हेन ए फोर्स ऑफ 122.5 न्यूटन is applied, comma, the block just begin to move, the block just begin to move। तो बोला गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पूछा क्या गया हमें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ज़रा ध्यान से समझ लो। सपोज करो कि सपोज ये वो ब्लॉक है, इसका मास कितना है, इसका मास है हमें 25 kg, मतलब स्मॉल m सपोज कर लो, और हमें यहाँ पर गिवन है स्मॉल m कितना है 25 kg इतना है। तो जाहिर सी बात है इसका वेट कैसे वर्क करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। देन इसका नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। इस पर फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 122.5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे अप्लाई होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। हमें पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू एस की वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, म्यू एस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। वैसे तो हमें पता है म्यू एस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है किसका, म्यू एस का। लेकिन हमें एफ एस नहीं पता है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करता है, जस्ट बिगिन टू मूव स्टार्ट करता है, तब इतने फोर्स अप्लाई कराने पर ये जस्ट बिगिन टू मूव होता है। और मैंने बताया था कि ये कंडीशन कौन सी होती है कि अगर इन केस हम इतना फोर्स अप्लाई करें, इतना फोर्स अप्लाई करें कि जिस फोर्स को अप्लाई कराने पर ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू मूव हो जाए, तो वो कंडीशन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की। और मैंने ये भी आपको बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक की कंडीशन तक, लिमिटिंग फोर्स तक की कंडीशन तक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ही किसके इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ही फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली हमें जो 122.5 न्यूटन दिया हुआ है अप्लाइड फोर्स, वो इनडायरेक्टली उसने हमें वैल्यू दी हुई है फ्रिक्शन फोर्स की। कितनी है, 122.5 न्यूटन। अब देखो आर और एम जी एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर की वैल्यू एम जी के इक्वल होगी। देन अब इसके बाद हमें दोनों चीज़ें पता हैं, देन हम इसके बाद वैल्यू पुट करा देंगे। तो म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस अपॉन आर की प्लेस पर एम जी, देन म्यू एस इक्वल्स टू इसकी वैल्यू आएगी 122.5 अपॉन 25 इंटू स्मॉल जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8। इसको हम कैलकुलेट कराएंगे तो कैलकुलेट कराने पर म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ध्यान रखना म्यू एस की या जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होती है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यों नहीं होती है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि म्यू एस का फॉर्मूला होता है म्यू एस इक्वल्स टू क्या है, एफ एस अपॉन आर। एस पे एस भी क्या है, एफ एस यहाँ पर फोर्स है, ठीक, और आर भी तो क्या है, फोर्स है। तो इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी न्यूटन और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी न्यूटन। न्यूटन अपॉन न्यूटन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब म्यू एस क्या है, म्यू एस एक यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसलिए मैंने बोला है कि म्यू एस का कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होती है। ध्यान रखना, आप सबके पास बुक्स होगी तो आपको घर पर इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक करिए। आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करिए। जो न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है उसको आप पूछिए, आपको बाकायदा बताया जाएगा, ठीक। और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। थैंक यू।